जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस एक शब्द की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं जाति संबंधी एक शब्द के बारे में, जो आपके महत्वपूर्ण जाति संबंधी एक शब्द परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य लिखा है आपका, शराब बनाने वाली जाति के लिए एक शब्द। तो शराब बनाने वाली जाति जो होती है उसको हम लोग कहते हैं कलवार। क्या कहते हैं? कलवार। ये वो एक शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो शराब बनाने वाली जाति के लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? कलवार। अगला शब्द है आपका शराब पीने वाली जाति। एक बार इंटरव्यू हुआ आज तक पर अमिताभ बच्चन का, आपको पता है सदी के महानायक, और उनसे पूछा गया कि आपके पिताजी जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मधुशाला लिखी है, क्या वो शराब का सेवन करते थे? तो अमिताभ जी ने उत्तर दिया कि चूंकि वो शराब का सेवन नहीं करते थे, लेकिन जो हम लोगों की जात है उसका अर्थ ही है कि जो शराब का सेवन करते हों वो जात ही कहलाती है। और जाति का नाम क्या है? कायस। इतिहास में इसी जाति को पढ़ी लिखी जाति या समाज में एक अच्छा वर्चस्व रखने वाली जाति का दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक शब्द के रूप में आपको याद रखना है कि शराब पीने वाली जाति, उसके लिए जो जाति कहलाती है वह एक शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है आपका? कायस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमिताभ बच्चन या स्वामी विवेकानंद ये सब किस जाति के थे, तो ये सब कायस जाति के ही थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला वाक्य देखिए, शराब पीने का प्याला। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, वर्तनी की दृष्टि से भी और एक शब्द की दृष्टि से भी। शराब पीने का प्याला ये कहलाता है चषक। क्या कहलाता है? चषक। याद रखना है आपको, इसमें जो मध्य में सा होता है ये मूर्धन्य सा होता है। कभी कभी आपको केवल इस सा को परिवर्तित करके भी वर्तनी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला वाक्य देखिए, मछली पकड़ने वाली जाति। ऊपर क्या था? शराब संबंधी। अब क्या है? मछली पकड़ने वाली जाति। और मछली पकड़ने वाली जो जाति है वो कहलाती है धीवर। क्या कहलाती है? धीवर। जो मछली पकड़ने वाली जाति होती है वो कहलाती है धीवर। अगला वाक्य है आपका, नाव चलाने वाली जाति। तो ये सामान्यतः लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि ये शब्द होता है, ये शब्द क्या होता है? केवट। कहीं कहीं आपको खेवट भी मिल सकता है। तो आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि चूंकि जो नाव को चलाता है वो चप्पू से पानी को खेता है। खेता का अर्थ है चलाता है, तो वही उसी से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि नाव चलाने वाली जाति, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? केवट। अगला देखिए, झाड़ फूंक करने वाला। ये अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग शब्द है। झाड़ फूंक करने वाला या मंत्र के द्वारा झाड़ फूंक करने वाला, उसके जो एक शब्द होता है वो होता है ओझा। क्या शब्द होता है? ओझा। महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि झाड़ फूंक करने वाला या मंत्र के द्वारा सांप बिच्छू आदि को झाड़ने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ओझा। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, सूत काटने वाली जाति। सामान्यतः लोगों को पता होती है, क्या कहलाती है? जुलाहा। आपको पता है कि कबीरदास के जो पालनहार हैं नीरू और नीमा, ये दोनों क्या होते हैं? जुलाहा होते हैं। तो वही है जुलाहा। अगला वाक्य देखिए, दो वेदों को जानने वाला। दो वेदों को जानने वाला, इसके लिए जो शब्द एक होता है वो होता है द्विवेदी। शब्द क्या होता है? द्विवेदी। ये इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो केवल एक शब्द की दृष्टि से तो कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि उन्हीं के तद्भव ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो हमने सोचा कि आपको एक शब्द में भी बताते चलें और साथ ही में उसके
तद्भव भी बता देंगे, क्योंकि जो आपकी अगली अब श्रृंखला चालू होगी वो होगी तद्भव और तत्सम पर आधारित श्रृंखला। तो देख लेते हैं एक शब्द। जैसे 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, वैसे ही 4 वेदों को जानने वाला क्या कहलाएगा? चतुर्वेदी। क्या कहलाएगा? चतुर्वेदी। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, तो 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। बाल काटने वाली जाति, आपको पता है बाल काटने वाली जात क्या होती है? आपको पता है नापित। क्या होती है? नापित। ये शब्द ऐसे लिख रहे हैं जैसे शब्द लिखा है द्विवेदी, या शब्द लिखा है चतुर्वेदी, या शब्द लिखा है नापित। ये तीनों ही शब्द क्या हैं? ये तीनों ही शब्द हैं आपके तत्सम। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्सम शब्द हैं। पूछे जा चुके हैं कि द्विवेदी का तद्भव क्या होगा, चतुर्वेदी का तद्भव क्या होगा, नापित का तद्भव क्या होगा। तो आप नापित का तो अर्थ ले सकते हैं कि बाल काटने वाली जाति नापित, इसका जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाई। तो नापित का तद्भव क्या हो जाएगा? नाई। द्विवेदी का तद्भव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और द्विवेदी का तद्भव क्या होता है? दुबे। द्विवेदी का तद्भव क्या होता है? दुबे। और जो आपका 4 वेदों को जानने वाला अर्थात चतुर्वेदी होता है, इसका होता है तद्भव चौबे। आपने सुना होगा दुबे, चौबे। तो वास्तव में चतुर्वेदी जो शब्द होता है इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? चौबे। द्विवेदी जो होता है इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? दुबे। आपको याद रखना है। दूसरा, ये जो शब्द है कलवार, इससे मिलता जुलता एक शब्द है आपका, वो शब्द कौन सा है? करवाल। शब्द क्या है? करवाल। करवाल। ये जो करवाल शब्द है ये वास्तव में तलवार का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तलवार का। तो आपको याद रखना है इस कलवार का समश्रुति भिन्नार्थक हो सकता है क्या शब्द? करवाल। और करवाल का अर्थ क्या है? तलवार। आपने देखा कि जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले हमने पंक्ति जो पढ़ी वो क्या पढ़ी? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो उसी में जो शब्द आया है तलवार, उसका एक पर्यायवाची होता है क्या? करवाल। और एक शब्द होता है आपका अस्य। अस्य का अर्थ भी क्या होता है? तलवार। तो ये आपके महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि जाति पर आधारित एक शब्द है। अब हम लोग इन्हीं एक शब्द के साथ में जीएस के कुछ बिंदु महत्वपूर्ण उनको रिलेट करेंगे और पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपको एक शब्द में हम इससे पहले की क्लास में बता चुके हैं कि ये जो शराब होती है, शराब के सेवन से मनुष्य के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, और ग्रंथि का नाम क्या है? ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। लिख देते हैं हम, इधर लिख देते हैं। जो शराब है, तो शराब के जो सेवन से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है मनुष्य का अंग होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये प्रभावित हो जाती है और मनुष्य इधर उधर डगमगाने लगता है। ताप दाब का नियंत्रण भी किसके सहारे चलता है? हाइपोथैलेमस। इसको कहते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। सुपर मास्टर ग्रंथि। सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको हम बताने वाले हैं वो शब्द है किसके संबंध में? वो शब्द रहेगा आपके मछली के संबंध में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि 2009 में एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। बात करने वाले हैं हम, रिलेट करेंगे। और आपसे अगर कहा जाए सबसे बड़ा जलीय जीव, सबसे बड़ा जलीय जीव, अगर कभी ये आपसे पूछा जाए, जो कि 1-2 बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको उत्तर देना है ब्लू व्हेल या नीली व्हेल। ये क्या है? सबसे बड़ा जलीय जीव है।
दूसरा जो इसी मछली से रिलेट करके हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2009 में। और किसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और इसी के साथ ही आपको पता होना चाहिए कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव यानी 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये याद रखना है आपको। दूसरा क्या याद रखना है आपको? इसी राष्ट्रीय जलीय जीव के साथ में आपको दूसरी चीज़ भी याद रखनी है, और वो क्या है आपका? राष्ट्रीय जलीय जीव संस्थान। राष्ट्रीय जलीय जीव संस्थान ये स्थापित कहाँ किया गया है? ये स्थापित किया गया है पटना, बिहार में। कहाँ स्थापित किया गया है? पटना, बिहार में। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है आपको, देखिए अब आपको बताते हैं हम क्या याद रखना है। याद रखना है आपको कि यदि आपसे पूछा जाए कि जलीय सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है ब्लू व्हेल या नीली व्हेल। जल में रहने वाला सबसे बड़ा जलीय जीव, तो आपका उत्तर रहेगा ब्लू व्हेल या नीली व्हेल। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित हुआ, तो आपको उत्तर देना है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को। जबकि 5 अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, राष्ट्रीय डॉल्फिन संस्थान जो है आपका, वो पटना, बिहार में स्थापित किया गया। तो आपको इस राष्ट्रीय जलीय जीव के दिवस के संबंध में इतनी चीज़ें कम से कम याद रखनी है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये नवाचार आपको पसंद आया होगा। अगर ये सब आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।